पाकिस्तान में निजकारी के अमल के हवाले से इत्तलात ये है कि फैसला किया गया है खसारे के आमिल 6 सरकारी इदारों की निजकारी का और इस माली साल में उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और उनकी प्राइवेटाइजेशन से तकरीबन 150 अरब रुपए जो है वो उनकी आमदन जो है मुतवक्के है। इन इदारों की फहरिस्त में सिंध इंजीनियरिंग शामिल है, एसएमई बैंक शामिल है, गुद्दू पावर प्लांट जो है उसकी भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ फर्स्ट वुमेन बैंक और जिना कन्वेंशन सेंटर भी प्राइवेटाइजेशन की फहरिस्त में शामिल है। इन इदारों को जो है वो फाल बनाया जाएगा, इनको मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अब तक जो इत्तलात हैं, जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जापान, थाईलैंड, कोरिया और मलेशियन कंपनियों ने इसमें काफ़ी अपना इज़हार दिलचस्पी जाहिर किया है और एक बार फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का अज़म जाहिर किया गया है। आज के प्रोग्राम में ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन काउंटर और साथ ही साथ ज़रा स्पेसिफिक हो जाएंगे पाकिस्तान स्टील मिल जो कि एक कौमी असासा था, आज इस कौम के ऊपर एक बोझ बन गया। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्या इसके खिलाफ साजिश हुई और क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन इसकी निजकारी ही मसले का हल है या नहीं। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर प्राइवेटाइजेशन जफर सुबानी साहब। सुबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ममरेज खान साहब, आप चेयरमैन हैं लोकल स्टेक होल्डर्स ग्रुप के पाकिस्तान स्टील मिल के। ममरेज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जफर साहब ये फरमाइएगा कि प्राइवेटाइजेशन हम करने जा रहे हैं, 150 अरब की आमदन भी मुतवक्के है, क्या इस वक्त जहन में क्या है हुकूमत के, प्राइवेटाइज करेंगे क्या होगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो माजी में इस निजकारी के खिलाफ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि बयानिया तब्दील हुआ है? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड पे मैं 2014 जनवरी से हूँ और मैं आपको तफसील जो इस वक्त इस नई गवर्नमेंट का जो आपका प्लान है उसके बारे में तफसील बताता हूँ। मतलब पिछली हुकूमत में भी आप प्राइवेटाइजेशन बोर्ड पे थे और तो ठीक है, आपसे ज्यादा तो फिर कोई नहीं बता सकता। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब नई गवर्नमेंट ने 2018 में जो है अपना संभाला तो उनकी प्रायोरिटी में प्राइवेटाइजेशन बैक बर्नर थी आपकी, बट ऑब्वियसली जब IMF से आप मुज़ाकरात करते हैं तो उनकी टर्म्स भी होती है इस तरह है। बैक बर्नर पे नहीं थी वो बात, ये थी कि कैटेगोरिकली स्टील मिल्स के लोगों को कहा गया था कि निजकारी के खिलाफ है। उमर साहब का स्टेटमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, तो बैक बर्नर तो एक अलग चीज होती है कि प्रायोरिटी नहीं थी, अब तो प्रायोरिटी में कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन ठीक है, स्टील मिल के हवाले से भी थी। ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन की जो है वो चीजें जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा ये नहीं था, ये था कि अदारों को फाल तरीके से करें, उसके बाद इनको ऑन करें। उसके बाद जब IMF का मरला आया तो उनके साथ और अहदाफ एग्री किए हैं, आपने माइलस्टोन एग्री किए हैं कि आपने ये अचीव करना है, इसके अंदर है। उसमें फिर आपका 2019 के IMF का जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद बहुत तेजी इस प्रोजेक्ट में आई है। तो आप जो 6 बात कर रहे हैं, इस वक्त 6 ऐसे हैं जिनका हमें प्लान है कि 30 जून 2020 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे। पर इस वक्त एक्टिव लिस्ट में 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस वक्त एक्टिव लिस्ट में 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके ऊपर बहुत जोर शोर से जो है इस वक्त काम चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन की जो है ना लातादाद मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज की, सब कमिटीज की और बोर्ड की। खुशाइन बात यह है कि इस हफ्ते 28 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें जो RLNG प्रोजेक्ट है जो फ्लैगशिप चीज है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के लिए, बिकॉज ये ब्रांड न्यू पावर प्रोजेक्ट है जो 2018 के अंदर जिन्होंने स्टार्ट किया है और 1230 मेगावाट के हैं, 2600 मेगावाट का है जो गवर्नमेंट ने 100% अपने पैसे डाल के इसको शुरू किया था। 2015 में स्टार्ट किया और 2018 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और 2600 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और 62% एफिशिएंसी आ रही है। तो इस प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आया। 12 ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लॉस मेकिंग एंटिटीज को ही प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम कारोबारी मुनाफा बख्श कारोबारी इदारों को भी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बात है क्योंकि गवर्नमेंट का जो है एक इंटरनेशनल पॉलिसी, जहां स्ट्रेटेजिक चीजें हो जरूर गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करें, जहां पे अवाम जो है ना उसका इफेक्ट होता है, बट बिजनेसेस जिस तरह है उनको जो है गवर्नमेंट
इन सिंगल लाइन हुकूमत का काम कारोबार नहीं बल्कि कारोबारी माहौल फराहम करना है। और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के अंदर जैसे ब्यूरोक्रेसी ये है तो गवर्नमेंट में इदारे चल नहीं पाते सही, और फुल कैपिटलाइजेशन जो होती है, फुल पोटेंशियल होती है, वो उनकी अचीव नहीं होती। तो इसका मतलब है जफर साहब, इसका मतलब है कि पिछले दौरे हुकूमत में, मियां साहब के दौरे हुकूमत में, चाहे वो सीपैक हो या फिर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब बहुत तेजी से लेके चल रहे थे, आप भी उनके दौर में वोट पे रहे, तो वो पॉलिसी सही थी। यहां पे थोड़ा सा लैग आया, चाहे वो सीपैक के हवाले से हो या प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, ये लैग रहा, लेकिन उसके बाद उसी पॉलिसी पे हम दोबारा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त 18 प्रोजेक्ट लाइव चल रहे हैं, 6 ऐसे हैं जिनका हमारा प्लान है कि 30 जून 2020 से पहले कंप्लीट कर लेंगे। आरएनजी प्रोजेक्ट है जो पूरा प्रोसेस जो है ड्यू डिलिजेंस का जो है वो इसमें तकरीबन 7 महीने लगे इसके अंदर है। ये बहुत ही एक पेनफुल जो है मरहला होता है कि एक एक चीज को जो है फाइनेंशियल एडवाइजर जो अपॉइंट करता है वो उसको रिव्यू करता है, और लेसन लर्न की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान पीटीसीएल जो जब 2006 में आपका प्राइवेटाइज हुआ, आपको पता है इस वक्त $800 मिलियन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें क्वेश्चन मार्क्स थी। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी टाइटल का मसला था बहुत सारा। लेकिन सर मैं आपको ये बात कंप्लीट कर लूं कि इस प्रोजेक्ट में हमने ये इंश्योर किया है कि एक चीज जिसका 0.1% भी जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, हमने इंश्योर किया है कि वो सारी चीजें वो सारी कंप्लीशन हो जाए, कि जो भी इन्वेस्टर हो उसको कोई चीज बिल्कुल क्लीन मिले, उसको जो है आपको वो हमारी वैल्यूएशन के ऊपर कट ना लगाए कि चले ये चीज आपकी नहीं है, ये चीज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं ममरेज साहब, इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान का वो कौमी इदारा जो हमारा असासा रहा, आज सबसे बड़ी लायबिलिटी इस वक्त इस मुल्क के ऊपर बन गया है। 10,000 मुलाजमीन अब भी पाकिस्तान स्टील मिल से वाबस्ता है। असल 2015 जून 2015 स्टील मिल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मुकम्मल तौर पर बंद है। इसका खसारा 500 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। हुकूमत कर्जे पे कर्जा लेकर इसके मामला चला रही है, और इस वक्त यौमिया खसारा जो है 12 करोड़ रुपए इसका कहा जाता है। 5,000 रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनके वाजबात 18 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये इदारा तबाह कैसे हुआ, इसके खिलाफ क्या साजिश हुई, क्योंकि जून 2018 में मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो चेयरमैन थे सुई सदर्न गैस के। सुई सदर्न गैस एक सरकारी इदारा, वो गैस बंद कर देता है पाकिस्तान स्टील मिल की, जो कि एक और सरकारी इदारा है। तो एक सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे को बंद कर देता है, तो ऐसे में जो अरबों रुपए का नुकसान है, यकीनन वो भी सरकारी मद में ही जाएगा, या सरकार को ही वो ओन करना होगा। ये बताइए कि उस वक्त जब ये सूरत हाल थी, एसएसडीसी के ऊपर जो रिसीवेबल्स थे के इलेक्ट्रिक के, वो इससे 3 गुना ज्यादा थे। तो के इलेक्ट्रिक की बिजली बंद, उसकी गैस बंद नहीं की, एसएसडीसी को बंद कर दिया गया। ये ज्यादती नहीं हुई है क्या इसके साथ, इदारे के साथ? बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात यह है कि ये बयानिया जो है कि पाकिस्तान स्टील मिल लॉस में है और ये लायबिलिटी है, ये बिल्कुल गलत है। ये बाकायदा इसको लॉस में ले जाया गया है, और ये इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो कैसे, ये जफर सुबहानी साहब 2014 से हैं, इन्होंने जो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे लेके गए, तो फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया, और उस फाइनेंशियल एडवाइजर की रिपोर्ट 2 सितंबर 2015 को ये डॉन में छपी कि पाकिस्तान स्टील मिल की लोकेशन अच्छी है, मिल के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट है, मगर इस मैनेजमेंट कैपेबल नहीं है। असल चीज क्या है कि अदारों को खसारे में आज तक स्टील मिल में 2006 के बाद जितने बंदे लगाए गए, वो लगाए गए जो स्टील सेक्टर से वाबस्ते ही नहीं थे, और अगर लगाया था तो उनकी किसी ने परफॉर्मेंस ही नहीं देखी। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखते अकाउंटेबिलिटी हो जाती, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया था कि हम एहतसाब करेंगे। ये हुकूमत 18 महीने से आई है, इस हुकूमत से कोई सवाल तो ये करे कि इन 18 महीने में तुमने एहतसाब किया। इन्होंने फरमाया था कि हम मैनेजमेंट लगाएंगे, मिल को बहाल करेंगे, इन्होंने मैनेजमेंट ही नहीं लगाई। अदारों में कोई खराबी नहीं है, ये फरमा रहे हैं कि हम 150 अरब। मैंने इनको रिवाइवल प्लान दिया पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप ने 21 अक्टूबर को सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि मेरे रिवाइवल प्लान में अगर टैरिफ को इंपोर्ट टैरिफ को रैशनलाइज किया जाए तो 100 अरब का एफपीआर को रेवेन्यू मिलेगा, और अकाउंटेबिलिटी की जाए तो 150 अरब रुपए रिकवर होंगे अकाउंटेबिलिटी से। ये 2006 से जब प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान स्टील मिल
एक एनएल की थी सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू ओमिशन एंड कमीशन और लैप्सेस की वजह से अब तक 11 अरब डॉलर का मेरी इकोनॉमी को लॉस हो चुका है। और अफसोस की यह बात है कि मौजूदा हुकूमत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब अनइलेक्टेड एडवाइजर जो है, इन्होंने इत्तेफाक से स्टेटस को मेंटेन रखा। और मैं अगर इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि ही कंप्रोमाइज विद दोज पर्सन जो उस 11 अरब डॉलर के बेनिफिशरी हैं। क्या लॉस ऑफ रेवेन्यू जिन्होंने पहुंचाया एफपीआर को, पाकिस्तान स्टील मिल को लॉस पहुंचाया, स्टील मिल को बंद करके 2008 से 2015 तक जो प्रोडक्शन कम हुई और 2015 से जो बंद है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन बढ़ा जिससे मेरी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई। ये इतना बड़ा स्कैम है। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मैंने खत लिखा 27 अगस्त 2019 को कि जनाब आपने पहले 2 दफा फेल हो चुके हैं, इसे प्राइवेटाइज नहीं कर सके, जरा ये तो इन्वेस्टिगेट करें कि जो 2006 में कहा गया तो मिशन एंड कमीशन में वो कौन लोग थे। और आज वही लोग अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो हब्को को अपॉइंट किया एज कंसल्टेंट, जिसका स्टील सेक्टर से कोई तल्लक ही नहीं है, और उसके साथ जो टेक्निकल कमेटी है वो वही लोग हैं जो 2006 में प्राइवेटाइजेशन के। इट इज ए बिग स्कैम। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे मुल्की असासों को लूटा जाता है। अगर इसका एहतसाब हो जाए, ये अदारे लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब आपने एहतसाब की बात की, आपने कहा कि लेटर आपने लिखा। मेरी इत्तलात के मुताबिक एक लेटर जब असद उमर साहब टेबल के उस तरफ थे, जब वो पिछले दौरे हुकूमत में, नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे, इस चीज को देखते हुए कि स्टील मिल को कैसे बंद किया गया, इसके पीछे अजाइम क्या थे इसकी गैस बंद करने के, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा कि नैब को इस सिलसिले में लेटर लिखा जाए और नैब से कहा जाए कि अजाइम क्या थे, इसको चेक किया जाए, इसका एहतसाब किया जाए। लेकिन आज इस 13, 14, 15 महीने में उमर साहब ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? इससे पहले वो वजीर खजाना भी रहे और आजकल प्लानिंग कमीशन में भी हैं। इस हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया? सुबहानी साहब से हम जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूं। वेलकम बैक जी। सुबहानी साहब, हमेशा एहतसाब की बात की जाती है, करप्ट लोगों को पकड़ने की बात की जाती है। असद उमर साहब ने वो जो लेटर लिखा जिसका मैं तस्करा कर रहा था, क्या हुआ? आप लोगों के डिस्कशन में आया कभी इसके ऊपर सोच गई कि एक पूरा तबाह किया गया एक इदारे को? सबसे पहले तो जब पाकिस्तानी जो है, बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो इदारा जो है, जो एक वक्त प्रॉफिट में आ गया था 2006-07 में और 90% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी, वो उस 2007-08 से जो है टिल 2015 बिल्कुल जो है वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुई और उसकी तबाही हो गई। और 2015 में जब बोर्ड पे भी था और जब ये हम जाहिर है कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी सिलेक्ट हो गया था और वो रिव्यू कर रहे थे, उस वक्त जब फैसला किया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा कि इतने गैस के वाजबात जो है वो हो गए हैं, हम गैस नहीं दे सकते हैं। उस वक्त एज अ बोर्ड मेंबर मैंने कहा बोर्ड मीटिंग में कि ये एक जुल्म हो रहा है मुल्क के ऊपर, एक इदारा जो है वो आपका जो है आप बंद कर दिया, दोनों इदारे गवर्नमेंट के हैं, कोई ना कोई तरीका निकालें जिसके जरिए इस इदारे को बंद ना करें। बिकॉज इस इदारे के अंदर माशाल्लाह उस वक्त तकरीबन 14-15 हजार एम्प्लॉइज थे उस जमाने में 2015 के वक्त, और एक मुल्क के लिए एक बहुत ज्यादा आप उसके ये हुआ कि आपकी इंपोर्ट भी बढ़ गई। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मिनिस्ट्रियां, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डटी रही और 2015 से लेके अब 2020 समझे वो आ गया है, 5 साल से ये बंद है। 5 साल से बंद है। इस बीच में प्राइवेट सेक्टर अगर फ्लरिश हुआ पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हुआ कि जब स्टील मिल को बाहर कर दिया गया। आई टोटली एग्री, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है, इसके अंदर एक स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें बहुत सारे इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और बहुत सारे इदारे हैं जिसके अंदर है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन के ताल्लुक है, एज आई सेड कि जब मैं बोर्ड में रहा, जब ये स्टील मिल की फाइनेंशियल डिलीजेंस हो भी गई थी और एक स्टेज पे पहुंच भी गए थे, वहां पे गैस जो है उसकी जो है वो बंद हुई, जो कि एक वो है। अब इस गवर्नमेंट ने भी जब जुलाई में 2018 में लिया तो एक बड़ा पीरियड था ऐसा जो काफी जो है एक क्लैरिटी नहीं थी आपकी। वो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसकी एक इन्वेस्टिगेशन कराई, आपके जो ममरे साहब ने बताया है कि एक प्राइवेट सेक्टर के इदारे को कहा कि इसकी वो करें, उसने तकरीबन 8-9 महीने के बाद रिपोर्ट उसकी बनाई, इसके अंदर है, उस रिपोर्ट में नहीं थी। उसके बाद वो डिसाइड हुआ कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर ये तकरीबन 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने पहले ये आया था।
तो डिले तो हो रही है अनफॉर्चुनेटली। और ये आई थिंक हमारी अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की जो डिफरेंट, हम जिस तरह शटल कॉक करके बॉल फेंक देते हैं ना, उसकी वजह से जो है वो डिले हैं। जो मुल्क का खसारा इस वक्त, जैसा आपने बताया कि 1.6 बिलियन का जो है लॉस पर मंथ है, वी आर पेइंग फ्रॉम आवर ओन पॉकेट। पाकिस्तान के रिसोर्सेज जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपका रेवेन्यू जनरेशन है वो सब चीजें लो है, तो ये एक किस्म का जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल कंट्री के लिए है। पहले अभी एनीवे अब हम जब आगे जो ये हो रहा है तो उसके अंदर आपका दोनों चीजें हैं, इसको बेचना भी है और रीस्ट्रक्चरिंग भी है, इसको रिहेबिलिटेशन भी है, विच मींस दैट कोई ऐसी पार्टी विच कैन बी फ्रॉम चाइना, विच कैन बी फ्रॉम रशिया, विच कैन यूक्रेन, वो इसको जो है वो 25 से 30 साल के ऊपर एक लीज के ऊपर लॉन्ग टर्म लीज लेगी। ये सवाल वो है जब बात की जाती है ना कि प्राइवेटाइज करने जाने हैं, तो नहीं नहीं जी प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब फर्क क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे और उससे पैसे लेंगे, प्राइवेटाइजेशन में भी आपने ये करना, तो बुनियादी फर्क क्या हो गया दोनों में? प्राइवेटाइजेशन के अंदर चैलेंजेस जो पहले भी इसके अंदर आए, 2007 में जो कोर्ट डिसीजन भी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लैंड के हिसाब से और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये तरीका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है कि आप किसी इदारे को जो इंटरनेशनल माहिर है, आपका इंटरनेशनली जो है नोन है, वो आप इदारे को एक आप लीज के ऊपर दें और उसको जो है पहली बात तो ये कि स्टार्टिंग में उसको कुछ आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि वो स्टार्ट हो जाए, और जैसे जैसे वो 4-5 साल के अंदर वो इसकी कैपेसिटी जो कंप्लीट कर लूं, एक कंप्लीट कर लूं पूरा 1.1 मिलियन से उसको 2 मिलियन पे लेकर आए और 3 मिलियन का है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग करें एक प्लान के तहत। यही प्लान है, बिकॉज ये लगता है आज के दौर में कि इजी है ताकि ये चीज चल भी जाए और लॉसेस हैं और जो है ना बाय डेफिनेशन क्या आप समझ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में, निजकारी में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई फर्क आपको लग रहा है इन दोनों चीजों में, और क्या ये वाहिद ही इसका हाल है कि इसको प्राइवेटाइज ही किया जाए? जी ऐसा नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, इट इज ए मैलिफाइड इंटेंट। आज तक ये देखें, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जब लिस्ट में चला जाता है तो मैनेजमेंट कंट्रोल इनका होता है। अभी जो बंदे भर्ती किए गए हैं, क्या उनका कोई स्टील इंडस्ट्री से तल्लक है? उन बंदों को जो भर्ती किया गया है वो सिर्फ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म है और वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, एस्टा कोड की वायलेशन है। क्या मुझे ये जफर सुबहानी साहब बताएंगे कि ये जो चेयरमैन को अभी भर्ती किया गया इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसको कैसे मेंबर बनाया गया, ये पाकिस्तान नेशनल भी है या नहीं है? ये टोटल हुकूमत का फेलियर है और मैलिफाइड इंटेंट है। वो अपने उन लोगों को जिनको ओब्लाइज करना होता है प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट, मुझे किसी चीनी किसी रूसी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी है, फंड्स भी हैं। मैं 3 बातें चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी करो और सिंध गवर्नमेंट के साथ जो वफाक के हैं मामला तय करो, टैरिफ रैशनलाइज करो, मिल हम खड़ी कर देते हैं, हम कोई कर्जा नहीं मांगते, मेरे लुटे हुए पैसे मैं वसूल करूंगा। ये क्या बात हुई कि जी ये ब्यूरोक्रेसी हमसे बात नहीं करती, ये गवर्नमेंट वाले हमसे। जब मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने सेनेट कमेटी को 18 मार्च को बताया कि मिल की बहाली में ये हुकूमत और ये ब्यूरोक्रेसी जो है रुकावट है, तो उसको हटा दिया गया और जिनको लगाया गया वो हैं जो रबड़ स्टैंप होते हैं, उनको सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए। स्टील मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, बोर्ड में कोई बंदा नहीं है। मैंने 22 फरवरी को इनको बोर्ड में बताया हम मिल को बहाल कर देते हैं। इन्होंने कहा इन्वेस्टर इनको दिया, ना स्टील मिल ने जवाब दिया, ना इंडस्ट्री ने, प्रोडक्शन ने। हमें कोई पैसों की कमी नहीं है, स्टील मिल में पोटेंशियल है और कोई स्टील मिल है ही नहीं। पाकिस्तान में वाहिद इंटीग्रेटेड प्लांट है, प्राइवेट सेक्टर की मुनाफली करता है, गवर्नमेंट का इसमें नुकसान होगा, लोगों का रोजगार तो अपनी जगह पे रहा, हमारे बजट के डेफिसिट बढ़ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर की मुनाफली है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम पैसे नहीं मांगते। हम बात करते हैं सवानी साहब से, प्राइवेटाइजेशन बोर्ड में दोनों अदवार में रहे। ये जो बात की गई कि जब कोई टिकट प्राइवेटाइजेशन के उसके ऊपर आ जाती है कंपनी, तो उसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो उसमें हाथ में हो जाता है। अब ऐसे में जब नवाज शरीफ साहब के दौर में एक फैसला हुआ कि बाहर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद, और जब ये प्राइम मिनिस्टर एक फैसला करता है तो फेडरल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। अब आपने ये देखा कि जनाब आपका जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बाहर से अपॉइंट किए गए, जीएम सिक्योरिटी बाहर से उनकी अपॉइंटमेंट की गई। फिर जिस मेरिटोक्रेसी की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, एक बंदा जो सीईओ के लिए रिजेक्ट हुआ उसको चेयरमैन लगा दिया गया। कहां है हम?
आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के ये फैसले हैं और उन्होंने अपना नहीं, ऐसे कैसे फैसले हैं? बात यह है कि ऐसे कैसे फैसले हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने अपने पूरा जो ड्यू प्रोसेस है आपका, अखबारों में ऐड भी आई और पूरा प्रोसेस के साथ उन्होंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है। एंड मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो भी फैसले गवर्नमेंट ने बंदों को अपॉइंट किए हैं वो फाल रहे, बिकॉज जब ये कुछ कमेटियों में जो मेरी मीटिंग्स हुई, जिस चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं, बहुत जो उनका प्रोएक्टिव रोल इनका अभी तक रहा है। मेरे जो मेरी उनसे जो एक मुलाकातें 5-6 मुलाकातें हुई हैं स्टील मिल के अंदर, बहुत प्रोएक्टिव उनका रोल है। इस प्रोसेस को जो आपका प्राइवेटाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर जो कर रहा है उसको फैसिलिटेट करें ताकि जल्द से जल्द ये फाल हो जाए इसके अंदर। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द जो प्रीवियस गवर्नमेंट, उनकी जो पॉलिसी थी बाहर से इंजेक्शन नहीं होगी, और यहाँ पे कुछ तब्दीली हुई या फिर उसी इसके ऊपर उन्होंने कर दिया? आई थिंक चीजें जरा मिसहैंडल हुई है। मैं कहूंगा कि चीजों को हैंडल बेटर करना चाहिए, बिकॉज एक इतना बड़ा इदारा है जो मुल्क के अंदर जिसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, उसको बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, हम अपना इंपोर्ट बिल उठा के देखें, फिर देखें कि स्टील की कितना हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद सूरत हाल। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इतना ऐसे ही नहीं ये इदारा तबाह हो गया, एक पूरी साजिश इसके पीछे रही और कुछ इसके ऊपर वो इंटरेस्ट मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के रहे। इसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुमरेज खान साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, जफर सुबानी कराची स्टूडियो में। मुमरेज साहब, आपकी तरफ आता हूं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इस पूरे केस की इंक्वायरी हो, नैब जो है वो इसकी इंक्वायरी की करे, और असद उमर साहब ने जो लेटर लिखा था उसी को वो आगे लेके चलें? क्या आप लोगों का मुतालबा नहीं है ये? मैंने ये बिल्कुल मुतालबा किया था। असद उमर साहब ने जब खत लिखा था तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टील मिल पैसे दे देती नहीं हो, आपने लेटर लिखना है तो करप्शन का लिखें कि स्टील मिल का कोलैप्स कैसे हुआ विद मैलिफाइड इंटेंट, ये कैसे इसको लूटा गया था। ये दो तरीकों से लूटा गया, एक पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर स्पॉट परचेजेस पे, और दूसरा इंपोर्ट टैरिफ से। स्टील मिल को अपनी प्रोडक्शन कम हुई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम गए। जब ये कम गए तो ये जनाब अब्दुल हफीज शेख साहब 2010 में थे, 25 अरब का बेल आउट पैकेज मांगा तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आए इसहाक डार साहब तो उन्होंने कहा स्टील मिल अराइव टू दिस सिचुएशन ड्यू टू अनचेक्ड करप्शन, इनएफिशिएंसीज और ल्यूकवार्म एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स रिवाइवल। और भाई करप्शन को किसने चेक करना है, एफिशिएंट बंदे किसने लगाने हैं? जफर सुबानी साहब फरमा रहे हैं इस चेयरमैन की, ये चेयरमैन को जब 21 अक्टूबर को कहा अपना सेनेट कमेटी ने कि भाई रिवाइवल प्लान और पेमेंट टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज, मैंने ऑफर किया था मैं 120 डेज में 18 अरब देता हूं बशर्ते कि मेरी 8 बातें मान ले। इसने आज तक मुझसे मीटिंग नहीं की। इन्होंने मुझे खत लिखा, मैंने हर खत की वजाहत दी, मैं हर जगह दरवाजे खटखटा रहा हूं। पाकिस्तान स्टील मिल के रिटायर्ड लोगों ने कल पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया। इस हुकूमत ने 32 अरब रुपए का लॉस कर दिया, 32 अरब की लायबिलिटी, 64 अरब, और मेरे लोगों को 18 अरब रुपए नहीं दिए। क्या ये हुकूमतें ऐसे बंदे अपॉइंट कर रही हैं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म पे और मेरे ऊपर कर्जे चढ़ाने के लिए? मैं एहतसाब मांगता हूं पीटीआई के खिलाफ, पीपीपी के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ, शौकत अजीज के खिलाफ, इन सब के। क्यों मेरे मुल्क के कर्जे बढ़ गए हैं? क्या मैंने इनको इसलिए इलेक्ट किया था? खुदा रसूल का वास्ता है, स्टील मिल में जान है, हमें पैसे ना दो, हमारी बात सुनो, हम आपकी अच्छी बात मान लेंगे, मगर खुदा के लिए ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, ईज ऑफ बिजनेस, कास्ट ऑफ बिजनेस, ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो माफिया है, इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। और ऐसे नालायक लोगों को लेके आते हैं, ये इश्तहारों की बात करते हैं, टेलर मेड इश्तहार। 60 साल से ज्यादा जब बंदा नहीं भर्ती किया जाता, कैसे इन लोगों को लेके आए? जिस बंदे को मिल का पता नहीं है उसको मिल के आप मामलात दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। खुदा का खौफ करे ये हुकूमत। सुबानी साहब, ये तो ज्यादती है, ये तो ज्यादती है, क्योंकि हम जब भी खान साहब को सुनते हैं वो मेरिट की बात करते हैं, मेरिटोक्रेसी के ऊपर उनका जो है वो जोर होता है। और इस तरह से अगर मिनिस्ट्रीज में और इदारों में इस तरह से चीजें, तो वो तो काबिल तशवीश बात है। सबसे बड़ा जो चीज है वो एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज जो है, बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि कराची में जिनकी सालों साल से उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला है और बहुत तकलीफ में है। 18 अरब बहुत उनका इंडिविजुअल केसेस है। मुझे जाहिर है कि बीइंग बोर्ड मेंबर है, बहुत लोग अप्रोच भी करते हैं, घर पे भी आके बताते हैं। तो वो तो मुझे बहुत अफसोस है कि अब जो इन कमिटमेंट एम्प्लॉइज गरीब आदमी हैं, अपनी रिटायरमेंट बेनिफिट जो है ना वो नहीं ले रहे। तो सबसे बड़ा अफसोस है। और जिस तरीके से जो नुकसान, ब्यूरोक्रेसी, साजिश, वो आई थिंक
आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत नुकसानदेह। इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी इसके अंदर आपका जो जिसका कसूर है आपका, चाहे वो स्पॉट परचेज की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात करें, उसे पूरी सजा होना चाहिए और ये जल्द से जल्द ये अपने हालत में आना चाहिए। अब देखें एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है, ममरे साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नए प्रोसेस को आप सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द ये हो जाए और ये इदारा फाल हो जाए और एम्प्लॉइज भी जो है ना वो भी आपके काम पे आ जाए। बात की क्या गारंटी है कि जनाब आप जिस प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रहे हैं वो फ्रूटफुल भी होगा? कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन आपके सामने, कितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कितना लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा लिया, कितना चीजें बेहतर हो गई? आप खुद बताइए, क्या क्या गारंटी है इस बात की? देखिए एक आपकी बात सही है कि इलेक्ट्रिक 3 साल से जो है ना, जो शंघाई इलेक्ट्रिक से जो मुआहदा किया है विद राइम एंड रीजन एंड डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी में जो है ना, ये बात चीजें जो है सर ब्यूरोक्रेसी भी तो पाकिस्तान की है ना, ये बैरूत से हम नहीं ये पाकिस्तानी है सारे। इसे हल होना चाहिए। बड़ा और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हुकूमत ने रखना है, हुकूमत लेके चलेगी। कि ये चीजों को बहुत डिले नहीं होना चाहिए और चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन कमीशन का इदारा जो है वो अपने सिस्टम से चल रहा होता है और उनके सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए बाकी इदारों को। अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, के इलेक्ट्रिक में डिफरेंट इदारे हैं आपका जो जिस वजह से ये चीजें जो है ना वो एंड पे नहीं आ रही है। बट बॉटम लाइन ये है कि ये तमाम चीजें प्राइवेटाइज होनी चाहिए केई की उस तरीके से और स्टील मिल को, ताकि एम्प्लॉइज को भी उनको वापस रिस्टोर करें एंड ऑल्सो मुनाफा शुरू हो जाए इसके अंदर। ठीक है ममरेज साहब, जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन स्टोरीज की, पाकिस्तान में बैंक प्राइवेटाइज हुए, पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ, बहुत अच्छी प्राइवेटाइजेशन। बैंक्स के हवाले से भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एडवांस डिपॉजिट जो है वो स्प्रेड मेरे ख्याल से 7-8% का कहीं नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल सही बात है ना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। तो वो भी सब अपना अपना आके और बना के लेके जा रहे हैं पैसा यहाँ पे। जिस चीज के लिए होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन, जिस फालियत के लिए, जिस धारे के लिए, वो नहीं हो पा रही है। तो ये शायद किबला हमारा दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। हमने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, वजारत सनअत और पैदावार को, सबको ऑफर किया कि हम आपकी मदद करते हैं, हमारे साथ बैठ के बात तो करें। ये हमसे बात नहीं करते हैं। मैंने इनको जब खत लिखा, मैं इनको रिक्वेस्ट की, आज तक हमें किसी ने सुना नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल, अगर स्टील मिलें ख़राब हैं तो दुनिया के जिन मुल्कों में स्टील मिलें हैं वो मुल्क तो बर्बाद हो जाने चाहिए। और खुदा के लिए स्टील मिल में ख़राबी नहीं है, ख़राबी हुकूमत में है। आप मर्ज को पकड़ें, फॉल्ट को पकड़ें। जहाँ तक इस चीज़ के तल्लुक़ है हम मिल को खड़ा कर सकते हैं, हमारे साथ बैठ के बात तो करें। ये कहते हैं सिस्टम को सपोर्ट करें, मगर बात यह एहतसाब की तरफ क्यों नहीं आते हैं? और मेरे जो लोग हैं ये कर सकते हैं, ये 2006 से अब तक क्यों नहीं कर सके जो आगे कर लेंगे? ये वक्त जाया कर रहे हैं, ये रास्ता फाइनेंशियल डिजास्टर का है। मैं वजीर आजम साहब से अपील करता हूं कि मुझे अपनी इकोनॉमिक टीम के सामने बिठाएं, सुने और मुल्क के मफाद में जो फैसला हो वो फैसला करें। यही बॉटम लाइन ये है कि जो कुछ भी हो मुल्क के, कौम के, रियासत पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग मुलाजमीन थे वो इसको लेकर चले। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हुकूमत को इसके ऊपर देखना है। जो तहकीकात की बात की जा रही है कि इतना बड़ा इदारा जो माथे का झूमर था इस मुल्क के, वो इस मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो बोझ कैसे बना, इसके ऊपर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सुबानी साहब और ममरेज खान साहब, आप दोनों प्रोग्राम रहे। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।